एक संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व में अब आपके सामने आया कि आयतन की बात करते हैं कि आयतन क्या होता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद में संबंध किसके लिए, आयतन के हम लोग अब आयतन के साथ देख रहे हैं कि भाई आयतन और रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं ना, इनके मध्य में क्या संबंध होता है। कोई भी आपको यदि अभिकारक दिया हुआ है तो किसी न किसी तत्व या कोई भी अणु या यौगिक के रूप में हो सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, आयतन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आयतन की। तो आयतन के बारे में जो बताया था भाई, जो भी आपका अभिकारक और उत्पाद भाग लेगा, मान लो वो गैसीय अवस्था में, यदि कोई भी आपका अभिकारक ठीक है भाग ले रहा है या उत्पाद जो बन रहा है वो कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में है, तो उस गैस का क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, तो इस आयतन के बारे में बताया था किसने, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गेलुसैक। क्या नाम था, गेलुसैक। हालांकि यहाँ ऐसे लिख रखा है, आप इसको नॉर्मली इस प्रकार से गेलुसाक, या काफी बुकों में आपको इसी का नाम मिल जाएगा बच्चों, गेलुसैक। ठीक है, इस प्रकार से नाम मिलता है गेलुसैक। तो आप कैसे बोलोगे कि कोई भी यदि आपका अभिकारक और उत्पाद आपको दिए गए हैं और वो गैसीय अवस्था में है और वहाँ आयतन की बात की जा रही है बच्चों, तो आप बोलोगे आयतन के संबंध में कौन सा वैज्ञानिक आएगा, गेलुसैक। कौन सा आएगा, गेलुसैक। ठीक है ना, ऐसे याद रखना, जीबी। क्या याद रखोगे, जीबी। ये बच्चों थोड़ा सा ट्रिक है, बता देता हूँ। जब भी आयतन की बात करें ना और गैसों की बात हो रही है तो आप ध्यान रखना, जी का मतलब होता है गेलुसैक और बी का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन। तो जी मतलब गेलुसैक ने आयतन के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या बोला बच्चों, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इन्होंने क्या कहा था कि गेलुसैक ने गैसों की क्रियाओं पर, ध्यान रखना, गैसों की क्रियाओं पर प्रयोग किया और पाया कि जो गैस होती है, गैसों की जो रासायनिक क्रिया के समय उनके अभिकारक में जो उत्पाद, अभिकारक और जो उत्पाद थे उनका जो अनुपात था वो सरल पूर्णांकों से संबंधित था। अतः यदि उनका अनुपात एक ही तापमान में तापमान पर मापा जाए, तो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी, यदि इन्होंने बोला, इन्होंने आपस में गैसों की क्रिया कराई। पहली बात तो ध्यान रखना, गेलुसैक ने किसके लिए दिया था ये नियम, गैसों के लिए। तो इसको आप बोल सकते हो गेलुसैक का गैसों का नियम भी इसको आप बोल सकते हो। तो इन्होंने बोला कि जब गैसों की क्रिया कराई जाती है या गैसों की क्रिया पर जब प्रयोग किया, तो इन्होंने क्या देखा कि रासायनिक क्रिया के दौरान, रासायनिक क्रिया के समय अभिकारक और उत्पाद का जो अनुपात था, बच्चों ध्यान से सुनना, अभिकारक और जो उत्पाद था इसका जो अनुपात आ रहा था, अभिकारक और उत्पाद का जो अनुपात आ रहा था, इस अनुपात के बारे में इन्होंने बोला कि ये पूर्णांकों में आया। किस में आया, पूर्णांक के अंदर आता है। दिखा रहे हैं यहाँ पे कि अभिकारक और उत्पाद का अनुपात सरल पूर्णांकों में था या उससे संबंधित होता है। यदि उनका अनुपात एक ही तापमान, यदि अनुपात जो है वो पूर्णांक के रूप में आ रहा है, तो इसके लिए कंडीशन, इसके लिए शर्त क्या थी, इसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि तापमान, ताप और दाब क्या होना चाहिए, समान। ताप एंड दाब क्या होना चाहिए, समान। तो समान ताप व दाब पर किसी गैस का जो आयतन होता है, वो आयतन जो होगा, उसका अनुपात जो होगा वो सरल पूर्णांक के बराबर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि तापमान व दाब जो होंगे उनका जो अनुपात है एक ही होना चाहिए, अनुपात एक ही तापमान व दाब पर मापा जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। अतः इस एक सामान्य नियम हुआ, एक सामान्य नियम भी इसको हम बोल सकते हैं क्या, कि इस नियम के अनुसार क्रियाकारी आयतनों के, इसको हम क्या नाम दिया, क्रियाकारी आयतनों के स्थिर अनुपात का नियम भी इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका अनुपात एक पूर्णांक आ रहा था, 1 2 3 हो सकता है इस प्रकार से आ रहा हो, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका नाम हो गया क्रियाकारी आयतनों के स्थिर अनुपात का नियम, क्योंकि आयतन के लिए दिया था इसलिए नाम हो गया क्रियाकारी आयतनों के स्थिर अनुपात का नियम, या इससे नाम दिया दूसरा निश्चित अनुपात का नियम भी इसको बोला जा सकता है। इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, निश्चित अनुपात का नियम, जिसका वर्णन पहले हो चुका है और यह द्रव्यमान से क्या है, संबंधित होता है। ठीक है बच्चों, ये द्रव्यमान से क्या है, संबंधित है। तो ये थोड़ा सा बिंदु आपको याद रखना है। हालांकि इसमें ये वाला आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आता है। गेलुसैक का नियम क्या है, आम बोला, गेलुसैक ने जो अपना नियम दिया था वो गैसों के लिए दिया था और गैसों के आयतन से संबंधित था। और उन्होंने बोला कि अभिकारक और उत्पाद के लिए यदि हम लोग उनका अनुपात निकालते हैं
वस्तुओं का जो अनुपात था वो कैसा आता है, एक सरल पूर्णांक के रूप में आता है। ठीक है, ये इसका नियम था। अगला बिंदु देखें तो यह बच्चों रासायनिक जो संतुलित आपका समीकरण है, अब इसको हम लोग समझने वाले हैं आयतन के रूप में, क्योंकि गैलुसैक ने आयतन के बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन है, इधर आपके पास ऑक्सीजन गैस। देखो गैसीय अवस्था के लिए ये लागू होता है, इधर भी गैस इधर भी गैस, और बनने वाला जो उत्पाद है ये भी क्या है, हमारे लिए गैस है। तो यहाँ हाइड्रोजन लिया प्लस इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ जल बन जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कितने इसके अणु हैं, आप बोलोगे सर यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो मैंने इसका नाम दे दिया कि 2 आयतन हाइड्रोजन गैस का है, 1 आयतन ऑक्सीजन गैस का है। तो जो ये H2O जो जल बन रहा है, अब इसको बच्चों जल नहीं बोल करके ये जल वाष्प के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि गैसीय अवस्था में जल थोड़ी होता है, जल तो द्रव अवस्था में होता है। तो गैसीय अवस्था में यदि आपका जल है तो ये जल वाष्प के रूप में मौजूद है, ये भी थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, यहाँ ये जो जल है ये जल वाष्प के रूप में क्या है, मौजूद है, और कितने आयतन के अंदर है, 2 आयतन के अंदर। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि ठीक है सर आयतन के लिए हम लोग मान लीजिए इसके 2 मोल हैं, हमने बोला हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन के 1 मोल, तो इधर बनाए कितने, तो इधर बने बच्चों 2 मोल पानी या जल वाष्प। ठीक है ना, यहाँ हम इसकी जगह क्या बोलेंगे, जल वाष्प हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा बनने वाला कौन है, गैसीय अवस्था में जल वाष्प या पानी है। तो हम लोगों ने लिखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जल वाष्प एक ही तापमान और दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका क्या है, तापमान है बच्चों, और एक वायुमंडलीय क्या है, आपका दाब है। इस दाब पर आपको एक गिवन है सभी बातें। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारक और उत्पाद के आयतन व मोल के बीच का संबंध प्राप्त होता है। हम लोगों ने इसको आयतन और मोल के रूप में लिख दिया, तो हमें सेम यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसको बोल दिया कि आयतन जो है वो अभिकारक और उत्पाद के लिए आयतन और मोल के बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है। यह मात्रात्मक जो संबंध है ये रासायनिक गणना में बहुत ही उपयोगी होता है। इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को मोल और आयतन के रूप में दिखा सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कितने अणु यहाँ भाग ले रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला बिंदु देखें, आपके सामने एक संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए बच्चों एक इमेज दी हुई है यहाँ, और इस इमेज की सहायता से हमें क्या समझना है, इधर देखो थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये एक वॉच ग्लास है, इस मतलब यहाँ पे कुछ इस वॉच ग्लास है जहाँ से हमें कुछ दिखाई देगा। ये नाम, ये इसका जो बीकर है इसका नाम A है, इसका नाम क्या है B, और ये बीकर आपके सामने क्या है बच्चों, C। इधर हम लोगों ने लोहे की कील डाली हुई है, 1 2 इस प्रकार से नंबर ऑफ लोहे की कील है, यहाँ आपको 4 दिखाई दे रही होगी। इधर आपकी क्या होगी, ऊपर एयर होगी, तो नाम दे दिया ड्राई एयर, शुष्क हवा नाम दे दिया। इधर हम लोगों ने क्या है, पानी भर दिया, दूसरे बारे में क्या भर दिया, ग्लास के अंदर पानी भर दिया, और तीसरे ग्लास के अंदर बच्चों कील तो है ही है, इसके अंदर डाल दिया आसुत जल। क्या डाल दिया, आसुत जल। तो ये 3 डायग्राम्स है, इसकी सहायता से हम क्या सीख रहे हैं उसके बारे में आपको देखना है। तो देखिए बच्चों इधर इसके रिगार्डिंग, तो देखो हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ जो आप इमेज देख रहे हो, जब पानी के अंदर आप इस लोहे की कील को डालोगे बच्चों, और ऊपर क्या है, एयर, तो यहाँ क्रिया होती है, और उस क्रिया की वजह से क्या होगा, ये जो लोहे की कील होती है ये कुछ समय के बाद आप क्या बोलोगे कि जब लोहे की कील को पानी के अंदर डाला जाता है या पानी के अंदर लोहा पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब इस लोहे की कील के ऊपर क्या जंग लगना प्रारंभ हो जाएगी। क्या बच्चों, इसके अंदर या इसके ऊपर जंग लगना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस जंग को कैसे दूर करें, भाई लोहा जो होता है ये धातु, लोहा एक धातु है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके इसका ऑक्सीकरण प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस ऑक्सीकरण के कारण ये जो लोहे की कील है ये धीरे धीरे बच्चों इसका संक्षारण होने लग जाता है, ये बिल्कुल कमजोर होने लग जाती है, इसका संक्षारण होने लग जाएगा। तो संक्षारण की वजह से ये लोहा की जो कील है ये थोड़ी क्या हो जाएगी, पतली होती जाती है, धीरे धीरे इसकी जो मजबूती है वो कम होती जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लोहे की कील जो है उसको जब हम लोग जल के अंदर डालेंगे और यदि वहाँ एयर है तो ये क्रिया कर लेगा धीरे धीरे, और क्या होगा, इसके अंदर इसका संक्षारण, इसके ऊपर जंग लगती जाएगी और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे ये इसकी जो मजबूती है वो कम हो जाएगी। ठीक है।